हेलो। हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी ठीक होंगे? हाँ तो बेटा अब देखते हैं, हम पाठ 2 के विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले लास्ट वीडियोस में आपको हमने शरीर के अधिकांशतः तंत्रों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रजनन तंत्र में, यानी कि जो जनन तंत्र होता है। जनन तंत्र में कल हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र। पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? नर जनन तंत्र। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र किस प्रकार से काम करता है और मादा जनन तंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। आप लोग सभी अपने घर पर रहेंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम कि मादा जनन तंत्र जो होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि नर जनन तंत्र को हमने कल 2 भागों में बांटा था, ठीक उसी प्रकार से हम मादा जनन तंत्र को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। दोनों भागों में कौन कौन से हैं? प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। अब मादा के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं और द्वितीयक जनन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा में प्राथमिक जनन अंग के तौर पर अंडाशय कार्य करता है। प्राथमिक जनन अंग के तौर पर कौन कार्य करता है? अंडाशय कार्य करता है। अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जिस तरह से नर जनन तंत्र में आपने देखा था कि प्राथमिक जनन अंग के तौर पर कौन काम किया था? वहाँ पर वृषण काम किया था। अब इनको प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं और बाकी की को द्वितीयक जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राथमिक जनन अंग वो होते हैं जो शेष सभी अंगों से एक तो छोटे होते हैं, दूसरा ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि प्राथमिकता उसी अंग को दी जाएगी जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ को निर्मित करेगा। अब जनन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? युग्मक का निर्माण। अब युग्मकों का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक जनन अंगों में होता है। ठीक है ना? जैसे नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग था वो कौन सा था? वृषण था, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग होगा वो कौन सा होगा? अंडाशय होगा। और अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है ना? तो प्राथमिक जनन अंग के अलावा शेष जितने भी अंग हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जो प्रजनन की इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी को क्या बोलोगे आप? द्वितीयक जनन अंग बोलेंगे। ठीक है ना? तो हम इस तरह से मादा जनन तंत्र को प्राथमिक जनन तंत्र और द्वितीयक जनन तंत्र, यानी कि प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं, द्वितीयक जनन अंग कौन से होते हैं, इस तरह से उसको विभाजित करते हुए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें और हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मादा जो जनन तंत्र है उसका जो प्राथमिक अंग है वो कौन सा है? अंडाशय है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। तो यहां पे नोट कर देंगे, मादा जनन तंत्र को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। निम्न 2 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक एवं द्वितीयक जनन अंग। 2 भाग है, ठीक है ना।
अब इन दो भागों के तहत हम इस मादा जनन तंत्र का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग। अब देखो मादाओं में प्राथमिक जनन अंग के तौर पर कौन काम करते हैं, मैंने अभी आपको बोला था अंडाशय। तो यहां पर नोट करेंगे मादाओं में प्राथमिक जनन अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी यानी कि दो होंगे, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। प्राथमिक जनन अंग के तौर पर मादाओं में कौन होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। और अंडाशयों का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, अंडाशय का मुख्य कार्य दो प्रकार का काम करता है। प्रथम तो इससे किसका निर्माण होगा, अंडाणुओं का। तथा पहला काम तो क्या हो गया, अंडाणुओं का निर्माण करना। और दूसरे काम क्या हो गया, तथा द्वितीय दूसरा कार्य, द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोन क्या निकालेगा, हार्मोन। और हार्मोन भी कौन कौन से, दो हार्मोन निकालता है, इसलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, दो हार्मोन। और दोनों हार्मोन कौन कौन से बताओ, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित करना है। प्राथमिक जनन अंग कौन हो गया, अंडाशय। अंडाशय के कितने काम हो गए, दो काम। पहला काम अंडाणु का निर्माण, दूसरा काम क्या हो गया बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह क्या करेगा, हार्मोन्स का निर्माण करेगा। अब देखो ये जो दोनों अंडाशय होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, मादाओं के अंदर, यानी कि स्त्रियों में अंडाशय कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो अंडाशय कितने हैं बेटा, दो। कितने अंडाशय, दो। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों अंडाशय, एक जोड़ी है ना, दोनों अंडाशय। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे, उदर गुहा में जो आपके वृक्क होते हैं, वृक्कों के नीचे श्रोणी भाग में, कौन से भाग में, श्रोणी, श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर,
स्थित होते हैं। देखो अंडाशय की उपस्थिति देखिए, दोनों अंडाशय आपकी जो स्त्रियां होती हैं उनकी उदरगुहा यानी कि पेट वाला जो भाग होता है, हमारी जो उदरगुहा होती है वो ये वाला पेट वाला जो भाग होता है, उदरगुहा में कहाँ पर है? उदरगुहा में वृक्कों के नीचे, ये उदरगुहा आ गई। और वृक्क कहाँ चले गए बेटा? पीछे की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर वृक्कों के जस्ट नीचे आपके श्रोणी भाग में, श्रोणी भाग किसको बोलते हैं? कमर वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं हम श्रोणी भाग, ठीक है ना। क्योंकि आपके शरीर के अंदर दो प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मेखलाएं होती हैं? दो मेखलाएं होती हैं, एक तो श्रोणी मेखला और एक अंश मेखला। तो ये जो मेखला वाला भाग होता है, इस मेखला वाले भाग से जो हड्डियां जुड़ी होती हैं उन हड्डियों पर अपने शरीर को आप चारों तरफ घुमा सकते हो, अपने शरीर के उस हिस्से को आप घुमा सकते हो, उसको बोलते हैं मेखला वाला भाग। जैसे आप कमर से अपने शरीर को इस तरह से घुमा सकते हो चारों तरफ, ठीक है ना। तो कमर वाला भाग क्या हो गया? श्रोणी मेखला, तो इसको बोलेंगे श्रोणी भाग। और ये जो कंधा होता है, इस कंधे को आप इस तरह से हिला सकते हो ना, ये कंधा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम अंश मेखला। तो ये अंश मेखला वाला भाग हो गया, ठीक है ना। तो श्रोणी भाग कौन सा हो गया? कमर वाला भाग। तो श्रोणी भाग में जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय की दोनों ओर, अगर बीच में ये गर्भाशय है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से दोनों अंडाशय उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो अंडाशय की उपस्थिति को आपने देखा, कहाँ पर उपस्थित हैं। अब अंडाशय जो होते हैं इनमें किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उसको निर्मित करने वाली कुछ संरचनाएं इस अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं जो अंडाओं का निर्माण करती हैं। तो प्रत्येक अंडाशय में, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं, अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? प्रत्येक अंडाशय में अनेक विशिष्ट रचनाएं, अनेक विशिष्ट रचनाएं होती हैं, जिनको क्या बोलेंगे? जिनको अंडाशय पुटिकाएं, जिनको क्या बोलेंगे? अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। और ये जो अंडाशय पुटिकाएं होती हैं, इन पुटिकाओं में ही किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। इन पुटिकाओं द्वारा अंडों का निर्माण किया जाता है। अंडों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अंडाशय पुटिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? अंडाशय के अंदर। और ये जो पुटिकाएं होंगी ये क्या काम करेंगी? अंडों का निर्माण करेंगी। अब अंडे जो होंगे अंडाशय से निकलेंगे और अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक कैसे पहुंचते हैं? अंडाशय से निकलकर किसके द्वारा जाएंगे? अंडवाहिनी से होकर कहाँ तक पहुँचेंगे? गर्भाशय तक। अंडवाहिनी से निकलकर कहाँ तक पहुँचेंगे? गर्भाशय तक। ये अंडे कौन से अंडे किसके द्वारा बनाए गए हैं? बताओ, किसके द्वारा बनाए गए? अंडाशय पुटिकाओं द्वारा। ये अंडे लिख दो चाहे अंडाणु लिख दो। ये अंडाणु परिपक्व होकर, क्या होकर? परिपक्व होकर अंडवाहिनी द्वारा
गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी के थ्रू कहाँ पहुंचेंगे? गर्भाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है ना। अंडवाहिनी वो स्थान होता है जहाँ पर अंडे और शुक्राणु दोनों का मिलन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया जहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनी के अंदर होती है। तो इस अंडवाहिनी के थ्रू ही, इस अंडवाहिनी के द्वारा ही अंडाशय से अंडे निकलेंगे और उस वाहिनी से होते हुए निकल कर कहाँ पहुँचेंगे? गर्भाशय तक पहुँचेंगे। ठीक है ना। अब ये तो अंडों का मार्ग हो गया और अंडे गर्भाशय तक पहुँच गए। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी किसकी? हार्मोन्स की। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या भूमिका निभाते हैं? अंडाशय से क्या निकले हैं? यहाँ पर हार्मोन निकले हैं। अब ये हार्मोन क्या भूमिका निभाते हैं? अंडाशय से निकले, चाहे स्रावित लिख दो, स्रावित हार्मोन लैंगिक लक्षण, जो लैंगिक लक्षण होते हैं ना मादाओं के अंदर, लैंगिक लक्षण और अंडाणु के निर्माण, अंडाणु के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में आपको दोबारा से देखना है, प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? मादा जनन तंत्र में अंडाशय। ठीक है ना। अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। अब ये जो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, इनके मुख्य काम क्या होते हैं? मादा के अंदर जो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है? इनके दो काम होते हैं। पहला काम तो क्या हो गया? पहला काम तो हो गया अंडाणुओं का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा काम हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोनों का स्रवण करना। समझ आ रही बात? पहला काम अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा काम हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर किसका निर्माण करना? हार्मोन्स का निर्माण करना। ठीक है ना। अब हार्मोन्स का निर्माण हो गया, इसके बाद हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बताओ? हार्मोन्स दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनको मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं। इन दोनों हार्मोनों को मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं। अब आपके अंडाशय जो होते हैं, जैसे हमने वृषण के बारे में बताया था ना कि वो कहाँ पर उपस्थित होता है? उदरगाह के बाहर स्थित होता है। तो अंडाशय जो होंगे वो कहाँ पर उपस्थित होंगे? अंडाशय जो होते हैं वे आपकी जो उदर गुहा है, इस उदर गुहा में जो श्रोणी भाग है, श्रोणी भाग में वृक्कों के नीचे, गर्भाशय के दोनों ओर, उदर भाग में वृक्कों के नीचे, यानी कि उदर गुहा में वृक्कों के नीचे, श्रोणी भाग में, गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं कौन? एक एक अंडाशय। इसलिए इनको बोलते हैं हम एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है ना। अब इन अंडाशयों के अंदर किसका निर्माण होगा? अंडाणुओं का निर्माण होगा। तो इन अंडाणुओं का निर्माण करने के लिए प्रत्येक अंडाशय के अंदर असंख्य या अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं, अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं हम? अंडाशय पुटिकाएं। और इन पुटिकाओं के द्वारा ही अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। अंडाशय पुटिकाओं के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपने नोट किया है। इसके बाद ये जो अंडाणु होते हैं ये परिपक्व होते हैं,
अंडाशय फुटकाने अंडाणु निर्मित कर दिए, अंडाशय के अंदर आ गए। अब अंडाशय में इन अंडाणुओं का क्या होगा, ये मैच्योर्ड होंगे, ये परिपक्व होंगे। अब परिपक्व होकर ये अंडाशय से निकलकर कहाँ जाएंगे, अंडवाहिनी में जाएंगे, और अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ पहुँचेंगे, गर्भाशय में पहुँचेंगे। आगे बात समझ में। अंडवाहिनी की बात मैंने एक और इम्पोर्टेंट आपको बताई थी। अंडवाहिनी वो स्थान होता है जहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, अंडाशय के अंदर। अब देखो इनकी बात हो गई। अब बात करते हैं आपके जो हार्मोन होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं। जो स्त्रियों के अंदर स्रावित होने वाले 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका क्या कार्य होता है। इन हार्मोनों का कार्य है एक तो अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाना, और दूसरा स्त्रियों के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करना। जो लक्षण मैंने आपको यौवनारंभ के समय प्रारंभ दिखाई देते हैं, वो जो लक्षण मैंने आपको वहाँ पर नोट कराए थे, वो सभी के सभी लक्षणों को प्रकट करने का उत्तरदायित्व होता है अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाले दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है ना। अब देखते हैं हम अंडाशय के बारे में आपने यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर ली, और ये मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र की संरचना जो होती है, उस संरचना में ये अंडाशय किस तरफ स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम भाई साहब इसका जो चित्र है वो बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। अब चित्र के द्वारा हम प्रत्येक अंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो देखो इस तरह से हम चित्र ले रहे हैं भाई साहब। आउटलाइन के थ्रू हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। और अपने चित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ, इधर खिसका लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह की आउटलाइन आप थोड़ी सी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। यानी कि ये आउटलाइन हो गई। ऊंची नीची तो नहीं है, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से, इसी प्रकार से हम इस साइड से दूसरी लाइन लाते हैं। ठीक है ना। अब ये दूसरी लाइन लगाए हम, और इस तरह से हमने यहाँ पर इसको छोड़ा है। देखो लाइनों को मेरे हिसाब से मेरे साथ साथ खींचने की कोशिश करो। इसके बाद मैं एक लाइन यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ तक के लिए। ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, इसके जस्ट पास में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करिए, और इस लाइन को आप इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से लाइन लाइए, और इसको भी आप इसके साथ मैच कर देंगे। खूब क्लियर दिखाई दे रहा है, और ड्रॉ करने की कोशिश करिए।
ठीक है ना। इस तरह की स्ट्रक्चर लाइए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। इस तरह से, इसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से। ठीक है ना। इसके बाद अब हम यहाँ पर अंडाशय का निर्माण करते हैं। देखो अंडाशय जो होते हैं कुछ उंगली समान संरचनाएं होती हैं। दोनों साइड में आप अंडाशय इस तरह से बनाएंगे, अंगुली समान संरचनाएं। इसको मैं और गहरा करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना। ये अंगुली समान संरचनाएं बन गई। अब इन अंगुली समान संरचनाओं में ये तो पुटिकाएँ जैसी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके नीचे इस तरह से आप इस तरह की संरचनाएं आप बना देंगे दोनों के नीचे। ठीक है ना। आप ब्लेन को थोड़ा सा और मोड़ सकते हो इस तरह से। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गई। अब देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं और नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ गर्भाशय में। तो बच्चों ये आपका तैयार हो जाता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। अब इस चित्र में आप अपने हिसाब से, हमने जो यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग नोट किए हैं, इन प्राथमिक जनन अंगों को इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। तो देखो ध्यान से आप लोग देख सकते हो कि मादाओं में प्राथमिक जनन अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और अंडाशय का मुख्य काम एक जोड़ी अंडाशय। देखो सबसे पहली बात करते हैं हम, एक जोड़ी है क्या ना है। आपको चित्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय दिखाई दे रहे हैं, एक और दो, एक जोड़ी हो गए, दो अंडाशय हो गए। अब इन अंडाशयों के दो काम हैं। दो काम कौन कौन से हैं? पहला काम तो क्या है इसका, अंडाणुओं का निर्माण करना, और दूसरा काम क्या हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोनों का स्रवण करना। ठीक है ना, दो काम हो गए। हार्मोन कौन कौन से निकालेंगे? ये हार्मोन निकालते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो प्रकार के हार्मोन यहाँ पर ये स्रवित करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम आगे पढ़ के, देखो इसको, ये कहाँ पर उपस्थित है बताओ बेटा। जो मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग अंडाशय होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? वो उपस्थित होता है स्त्रियों की उदर गुहा में। कहाँ पर उपस्थित है? स्त्रियों की उदर गुहा में। और उदर गुहा में भी कहाँ पर? उदर गुहा में भी कहाँ पर होते हैं? वृक्कों के नीचे। कहाँ पर हैं? वृक्कों के
नीचे, और वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में। वृक्कों के नीचे कहाँ पर? श्रोणि भाग में। और श्रोणि भाग में भी आपका जो गर्भाशय होता है ये वाला गर्भाशय हो गया। इस गर्भाशय के दोनों ओर, एक ओर ये हो गया, एक ओर ये हो गया। गर्भाशय के दोनों ओर 2 अंडाशय उपस्थित होते हैं ना, ठीक है ना। अब ये जो प्रत्येक अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। क्या बोल देंगे बच्चों? अंडाशयी पुटिकाएं बोलेंगे। और ये जो अंडाशयी पुटिकाएं होती हैं, ये विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, ये क्या काम करती हैं? ये अंडाणुओं के निर्माण का कार्य करती हैं। अंडाशय पुटकाओं का प्रमुख कार्य क्या हो गया? अंडाणुओं का निर्माण करना। और जब ये अंडाणु इसके अंदर निर्मित हो जाते हैं तो अंडाशय से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे? गर्भाशय के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो एक काम हो गया इसका। और दूसरा काम क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर क्या निकालेगी? 2 हार्मोन निकालेगी। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकलेंगे, उन हार्मोनों का काम क्या होगा? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना और अंडाणु के निर्माण की में सहायता करना। यानी कि अंडाणु के निर्माण और द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी कौन है? दोनों के दोनों हार्मोन जो अंडाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये प्राथमिक जनन अंग के बारे में हो गया। और ये आपके सामने बना हुआ है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तो आपको प्राथमिक जनन अंगों को नोट करते हुए ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से हैं और उन द्वितीयक जनन अंगों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो नोट करते हैं अब हम द्वितीयक जनन। जो अब आप नोट कर रहे हो द्वितीयक जनन अंग, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र का आपने प्राथमिक जनन अंग नोट कर लिया। इसके बाद आप नोट करने वाले हो द्वितीयक जनन अंग। तो द्वितीयक जनन अंग क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंगों के अलावा जनन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला है अंडवाहिनी। आप चित्र में देख सकते हो अंडवाहिनी, पहला द्वितीयक जनन अंग, ठीक है ना। तो अंडवाहिनी क्या होती है? यह एक लंबी कुंडलित नलिका रूपी रचना है। अंडवाहिनी क्या है? थोड़ी सी लंबी है, कुंडलित होती है, यानी कि मुड़ी हुई होती है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। देखो, एक तो ई रही और एक ई रही, 2 अंडवाहिनियाँ हो गई, दोनों ओर स्थित हैं। यह 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसका मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। ये देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको अंडाशय से, ये प्राथमिक जनन अंग था। इससे एक अंडाणु निकला, ये अंडाणु आ गया। ये अंडाणु कहाँ पर पहुँचा? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी के द्वारा ये कहाँ पहुँचेगा? गर्भाशय के अंदर। यानी कि अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है? अंडवाहिनी का। अब देखो, ये दोनों ओर की जो अंडवाहिनियाँ हैं, दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ आपस में संयुक्त हो रही हैं। दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ आपस में संयुक्त हो रही हैं और संयुक्त होकर ये जो एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं। ये जो थैलीनुमा संरचना बनी हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? हम गर्भाशय। क्या बोल रहे हैं हम? गर्भाशय, ठीक है ना। और दूसरा काम इसका क्या होता है? आगे देखो, ये तो हो गई अंडवाहिनी की बात। लंबी कुंडलित नलिका है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है, 10-12 सेंटीमीटर लंबी है। मुख्य रूप से काम हो गया अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। और ये जो अंडवाहिनियाँ हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया? निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया इसका? निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। क्योंकि देखो, यहाँ से जो भी अंडा जाएगा वो गर्भाशय के अंदर पहुँचेगा, लेकिन प्रत्येक अंडे का निषेचन नहीं होता है। क्योंकि अंडे का जब निषेचन हो जाएगा तो
युग्मनज का निर्माण हो जाएगा और युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन होगा जिससे शिशु उत्पन्न होगा। तो हर अंडे का निषेचन नहीं होता है, समझ आ रही है ना बात। ये कुछ ही अंडों का निषेचन करती है, बहुत कम अंडों का निषेचन करती है। तो जैसे ही कोई अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी और आपकी जो अंडवाहिनी है वो परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ बनाकर जब तैयार हो जाएगी तो उसी टाइम पर ही यहाँ पर इन अंडों का निषेचन होगा, जिसके बाद शिशु का विकास होता है। ठीक है ना। अब दूसरा भाग इसका क्या हो गया, द्वितीयक जनन अंग का गर्भाशय। दूसरा भाग क्या है, गर्भाशय। तो देखो गर्भाशय जो होता है ये खोखला मांसल अंग होता है। गर्भाशय क्या होता है, खोखला होता है, मांसपेशियों से बना होता है। खोखला होगा तभी तो शिशु का इसके अंदर विकास होगा, और मांसपेशियों का बना होता है। इसका मतलब क्या है कि गर्भाशय का जो आकार होता है वो आवश्यकता अनुसार बड़ा भी हो सकता है। यानी कि जब बच्चे का इसके अंदर विकास हो रहा होगा तो गर्भाशय का आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका आकार सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये मांसपेशियों का बना होता है। और कहाँ पर स्थित होता है, उदर गुहा के निचले भाग में। कहाँ पर स्थित है, उदर गुहा के निचले भाग में, मूत्राशय और मलाशय के बीच में। मूत्राशय और मलाशय के बीच में उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। दोनों जो अंडवाहिनी होती हैं ये संयुक्त होकर एक थैलीनुमा रचना बनाती हैं। ये वाली अंडवाहिनी और ये वाली अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनियाँ यहाँ पर संयुक्त हो गई। संयुक्त होकर क्या बना रही हैं, ये जो थैलीनुमा रचना है, ये थैलीनुमा रचना जो बनी है इसको क्या बोल रहे हैं हम, गर्भाशय। क्या बोल रहे हैं बेटा, गर्भाशय। ठीक है ना। तो गर्भाशय का निर्माण किसके द्वारा होता है, दोनों अंडवाहिनियों के जुड़ने के कारण गर्भाशय का निर्माण होता है। इसका ऊपरी भाग, गर्भाशय का ऊपर वाला भाग देखिए, ये वाला भाग यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ऊपरी भाग तो चौड़ा है, और फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इसका भाग कैसा हो जाएगा, सकड़ा होता चला जाएगा। कैसा होता चला जाएगा, सकड़ा होता चला जाएगा। अब ये निचला भाग सकड़ा होकर किसके द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा कहाँ पर खुल जाता है, ये योनि में खुल जाएगा। समझ आ रही है ना गर्भाशय की संरचना। गर्भाशय का ऊपरी, गर्भाशय का निर्माण किसके द्वारा हुआ, दोनों अंडवाहिनियों के संयुक्त होने से हुआ। थैलीनुमा संरचना है, और इसका ऊपर का भाग कैसा है, चौड़ा, और निचला भाग कैसा होता है, सकड़ा। सकड़ा ये जो निचला भाग है ये किसके द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा कहाँ पर खुल गया, योनि में खुल गया। ठीक है ना। अब गर्भाशय में शुक्राणुओं द्वारा, अब ये जो अंडाणु है ना, शुक्राणुओं के द्वारा जब ये निषेचित हो जाता है तो निषेचित होकर इसका युग्मनज बन जाता है, तो वो युग्मनज गर्भाशय के अंदर आ जाता है, और गर्भाशय के अंदर ये अंड जो है स्थापित हो जाता है इसकी दीवार के साथ। दीवार यहाँ से लेकर और यहाँ तक कहीं भी स्थापित हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी स्थापित हो सकता है। गर्भाशय की दीवार पर जब अंडे का स्थापन हो जाएगा तो फिर इस अंडे में विभाजन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है, और उन विभाजन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप फिर इसका भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, और फिर भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर किसका विकास करता है, शिशु का विकास करता है। ठीक है ना। अब जब भ्रूण का विकास होता है तो उस भ्रूण के परिवर्धन के लिए गर्भाशय में, उस शिशु के विकास के लिए, गर्भाशय के अंदर जो शिशु का विकास हो रहा है ना, उसके विकास के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। पोषण और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता पड़ रही है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, माँ के रक्त से होती है। कहाँ से होती है बेटा, माँ के रक्त से होती है। अब माँ के रक्त से और शिशु के अंदर पोषण पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करने के लिए इन दोनों के बीच में एक योजक कड़ी लगी होती है, और उस योजक कड़ी का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक वो संरचना होती है जो गर्भाशय के अंदर बनती है, और गर्भाशय के अंदर बनकर ये क्या करती है, भ्रूण और माता के बीच में संबंध स्थापित करती है। अब माँ के शरीर के अंदर से पोषण कहाँ पहुँचना है, बच्चे को पहुँचना है। तो माँ का जो रक्त होता है, माँ के रक्त से
पोषक पदार्थ निकलते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र की प्रक्रिया में आप लोगों ने देख लिया था कि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, रक्त में पहुँच जाते हैं। और रक्त में जो पोषक पदार्थ होता है उपस्थित, उसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज कोशिकाओं के पास पहुँचता है और फिर श्वसन के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, तो आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। ठीक उसी प्रकार से श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण की, माँ श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, माँ जो खाना खाएगी उसके रक्त में ग्लूकोज आ जाएगा। अब माँ के रक्त में ऑक्सीजन भी उपस्थित है और ग्लूकोज भी उपस्थित है। अब ऑक्सीजन और उस ग्लूकोज को शिशु के अंदर पहुँचाने का काम किसका हो जाएगा, प्लेसेंटा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लेसेंटा को हो जाएगा। अतः यहाँ पर ध्यान देना, जो माता होती है वो अपने बच्चे को अपने रक्त से सींचती है। और दूसरी बात, अब वो जो शिशु जो विकसित हो रहा है माँ के गर्भ में, वो शिशु जब भोजन करेगा तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करेगा और वो सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ इसी प्लेसेंटा के जरिए माँ के रक्त में छोड़ दिए जाएंगे। यानी कि आप लोग माँ के गर्भ में जब पलते हो तो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए माँ के खून का उपयोग करते हो, और जब आप वहाँ से गंदगी छोड़ते हो, अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हो, तो आप कहाँ पर छोड़ते हो, माँ के खून के अंदर छोड़ते हो। आ रही है बात समझ में? तो प्लेसेंटा एक वो चीज़ होती है जो माता और भ्रूण के मध्य योजक कड़ी का निर्माण करती है। और इस योजक कड़ी को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का रोपण कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो शिशु में नाभि पर जुड़ा होता है और एक साइड से जुड़ा होता है गर्भाशय से, और नाभि पर जो जुड़ा होता है उसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नार। फिर उसको काटते हैं जब शिशु का जन्म हो जाता है तो, ठीक है ना। तो यही नार जो होता है वही क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। द्वितीयक जनन अंग में अंडवाहिनी आ गई, गर्भाशय आ गया। अब इसके बाद द्वितीयक जनन अंग में हम बात करते हैं तीसरे अंग की, और तीसरा अंग है आपके सामने वेजाइनल। तीसरा अंग कौन सा है, योनि। तीसरा अंग में नोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। तीसरा अंग लिखेंगे यहां पर योनि, और इसको बोलते हैं वेजाइना। ठीक है ना। योनि जो होती है ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। ये वाला भाग, एक साइड में मूत्राशय होता है, एक साइड में मलाशय होता है, दोनों के बीच में एक नलिकाकार रूपी संरचना स्थित होती है जिसको क्या बोलते हैं, योनि। ठीक है ना। तो लिखेंगे यह है मूत्राशय और मलाशय। मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित 8 से 10 सेमी लंबी, 8 से 10 सेमी लंबी नाल होती है जो स्त्रियों में किसका काम करती है बताओ, मैथुन कक्ष के तौर पर। किसके रूप में काम करती है, मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। ठीक है ना। और यही वो अंग है जहाँ से जो ऋतुस्राव होता है वो होता है। इसी भाग से आगे लिखेंगे हम, या इसी अंग से स्त्रियों में रजोधर्म बोलते हैं, मेंस्ट्रुएट साइकिल, रजोधर्म
यहाँ लिखो यही अंग स्त्रियों में रजोधर्म तथा प्रसव के मार्ग के रूप में कार्य करता है। प्रसव जो होता है यानी कि शिशु का जो जन्म होता है वो इसी मार्ग से होता है और इसी मार्ग से रजोधर्म की प्रक्रिया पूरी होती है। अब देखो यहाँ पर जो योनि वाला भाग होता है, योनि में लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु का नाम है। जीवाणु उपस्थित होता है। इसमें कौन सा जीवाणु उपस्थित है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है जो क्या स्रावित करेगा? लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल स्रावित कर योनि के वातावरण को अम्लीय बनाता है। योनि के वातावरण को क्या बना देगा? अम्लीय। और अम्लीय बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? क्योंकि ये जो योनि वाला पार्ट होता है ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाता है, जिससे यहाँ पर माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए यहाँ पर अम्ल का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने देखा है कि द्वितीयक प्रजनन अंग, ठीक है ना? स्त्रियों में द्वितीयक प्रजनन अंग कितने हैं बेटा? 3। प्राथमिक प्रजनन अंग कितने? 1। प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा है? अंडाशय। द्वितीयक प्रजनन अंग में कौन कौन से आएंगे? पहले सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? सबसे पहले आएगी अंडवाहिनी। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? गर्भाशय। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा? योनि। ये द्वितीयक प्रजनन अंग हो गए। ठीक है ना? और ये जो है अंडाशय, ये क्या है? ये प्राथमिक प्रजनन अंग हो गया। अंडाशय प्राथमिक प्रजनन हो गया। तो आपको मादा जनन तंत्र में 4 अंगों का वर्णन करना है। प्राथमिक जनन अंग के रूप में अंडाशय का वर्णन करना है। द्वितीयक जनन अंगों के रूप में आपको वर्णन करना है अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि का। ठीक है ना? और आपको ये चित्र बनाना है। तो ये जो बड़ा प्रश्न आता है 5 नंबर वाला, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और इसका प्रश्न किस प्रकार से होगा? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके प्राथमिक एवं द्वितीयक अंगों का वर्णन करो। अब प्राथमिक और द्वितीयक अंगों का वर्णन करवा रहा है तो आपको प्राथमिक अंग भी बताने होंगे और द्वितीयक अंग भी बताने होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हमको ये लिखने का काम भी करना है और साथ साथ हमने उसका चित्र भी बना देना है। ठीक है ना? तो ये हो गए आपके सामने भाई साहब मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन हो गया। ठीक है? इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसको नोट करिए आप। चारों भागों को नोट करना है। चारों भागों को नोट करने के साथ साथ आपको इसका नामांकित चित्र भी बना देना है। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जनन तंत्र का वर्णन करने के बाद हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि मानव के अंदर प्रजनन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जो मनुष्य होता है उसमें जो प्रजनन होता है उस प्रजनन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि कितनी अवस्थाओं से गुजरते हुए किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उनको बोलते हैं प्रजनन की अवस्थाएं। तो मनुष्य के अंदर ये जो प्रजनन की अवस्थाएं होती हैं ये कितनी होती हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ
कि मनुष्य के अंदर जो प्रजनन की अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। मनुष्य के अंदर प्रजनन की अवस्थाएं कितनी हैं? 4 होती हैं। और यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो प्रजनन की अवस्था होती है वो क्या होती है? युग्मक जनन। तो किसी भी प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जिसकी आवश्यकता है वो क्या है? युग्मकों की आवश्यकता है। अब युग्मक कौन कौन से हो सकते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक, क्योंकि मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाए जाने की लैंगिक जनन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमको युग्मकों की आवश्यकता होती है। और युग्मक मनुष्य के अंदर 2 होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक किसको बोलेंगे? शुक्राणु को। मादा युग्मक किसको बोलेंगे? अंडाणु को। तो नर युग्मक शुक्राणु को निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो तो शुक्र जनन कहलाती है, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? अंड जनन कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है इनकी जनन की प्रक्रिया से संबंधित करते हैं। आगे बात समझ में? तो युग्मकों का जनन किस प्रकार से होता है अब आपको पता चल गया। दोनों जनन तंत्र आपने पढ़ लिए हैं। दोनों जनन तंत्र में आपको पता लग गया कि शुक्राणु का निर्माण तो किससे होता है? वृषण से होता है, नर जनन ग्रंथि से होता है। अंडाणु का निर्माण किससे होता है? मादा जनन ग्रंथि अंडाशय से होता है। तो दोनों से किसका हो गया? युग्मकों का जनन हो गया। समझ में आ गई बात? तो हम स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य में प्रजनन की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 4 निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था है युग्मक जनन। पहली अवस्था कौन सी हो गई? युग्मक जनन। ठीक है ना? युग्मक जनन किसे कहेंगे? देखो, वृषण तथा अंडाशय से, वृषण और अंडाशय से अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलोगे? युग्मक जनन। युग्मक जनन कहते हैं। अब देखो, इस विधि में नर के वृषण से तो शुक्राणु का निर्माण होता है। नर के वृषण से शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन तथा मादा के अंडाशय से, मादा के अंडाशय से किसका निर्माण होगा? अंडाणु। निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? अंड जनन। अंड जनन कहलाती है। देख लो, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। युग्मक जनन किसे कहते हैं? वृषण और अंडाशय से अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलोगे? युग्मक जनन बोलेंगे। अब जिसमें नर के वृषण से होने वाले शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को तो शुक्र जनन, और मादा के अंडाशय से अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अंड जनन। ठीक है ना?
तो नर युग्मक कौन सा होगा बेटा? नर युग्मक कौन सा होगा? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन सा होगा? अंडाणु। ठीक है ना, दोनों की प्रक्रिया हो गई। अब ध्यान रहेगा ये बात, नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु। और मादा युग्मक अंडाणु। चलो मैं लिख देता हूं, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो दोनों युग्मक बन गए, युग्मक बन गए भाई, तो कह दिया हमने युग्मक जनन। अब नंबर 2, अब इन युग्मकों में कौन सा काम होगा? निषेचन का। जब युग्मकों का निर्माण हो गया तब इसके अंदर क्या हो सकता है? निषेचन। मादा के अंडाणु, मादा के अंदर क्या उपस्थित हैं? अंडाणु। मैथुन क्रिया द्वारा, मैथुन क्रिया द्वारा नर द्वारा या नर से छोड़े शुक्राणुओं, नर क्या करेगा? शुक्राणु छोड़ेगा। और शुक्राणु के संपर्क में कौन आएगा? अंडाणु। नर से छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में, नर से छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं। मैथुन क्रिया द्वारा नर अपने शुक्राणुओं को छोड़ देगा और मादा के अंडाणु उन शुक्राणुओं के क्या आ जाएंगे? संपर्क में आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा? दोनों का संयुग्मन। दोनों का क्या हो जाएगा? संयुग्मन। संयुग्मन करके किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? निषेचन। इस प्रक्रिया को ही क्या बोले हुए आप? निषेचन। निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, निषेचन हो गया। अब तीसरे भाग, सबसे पहले युग्मक बन गए, युग्मक के पीछे निषेचन आएगा और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हो गया। अब क्या होगा? देखो, युग्मनज बन गया ना। विदलन व भ्रूण का रोपण। अब जो युग्मनज का निर्माण हुआ है, समझ में आ रही बात? जिस युग्मनज का निर्माण हो गया उस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के बाद उसमें एक संरचना बनेगी। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज में कौन सा विभाजन है? रो है समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक संरचना बनती है। उसे क्या बोलोगे? कोरक। उसे क्या बोलेंगे? कोरक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? कोरक कहते हैं। अब इसके बाद ये जो कोरक होता है, ये
गर्भाशय के अंत स्तर में, यह कोरक गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित, अंतः स्तर में स्थापित होता है या हो जाता है, जिसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? भ्रूण का रोपण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो चौथा भाग इसका, मैं इसको प्रजनन की अवस्थाओं को यहाँ से नोट कर लिया होगा आपने। इसका चौथा भाग है प्रसव। चौथे भाग का नाम क्या है? प्रजनन की जो चौथी अवस्था है उसका नाम क्या है? प्रसव। ठीक है ना। भ्रूण का जब रोपण हो जाएगा तो ये भ्रूण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। भ्रूण के रोपण के बाद यह विकास की विभिन्न, जब भ्रूण का रोपण हो जाएगा तो इसका विकास होगा और ये विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। अवस्थाओं से गुजरता है और गर्भाशय में शिशु का भ्रूण से किसका विकास हो जाएगा? शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास हो गया। ठीक है ना। पूर्ण विकसित शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। पूर्ण विकसित जब शिशु हो जाएगा तो वो जन्म लेगा और जन्म लेने की जो उसकी प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? प्रसव कहलाती है। ठीक है ना। देखो आपने यहाँ पर जनन की 4 अवस्थाएं देखी हैं। सबसे पहला है, कौन सा देखा है? युग्मक जनन। युग्मकों का जनन किस तरह से होगा? देखो अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा और शुक्राणु और वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा। और ये दोनों कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित का मतलब अकेले। ये अकेला है तो अगुणित कहलाएगा, शुक्राणु अकेला है तो अगुणित कहलाएगा। और अगर शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल गए तो ये क्या कहलाएंगे? द्विगुणित। अब 2 है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इनको हम? द्विगुणित। तो अगुणित युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा और अंडाशय के द्वारा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? युग्मक जनन। और युग्मक जनन की प्रक्रिया में जो नर का वृषण होता है वो तो शुक्राणु बनाता है और मादा का ये जो अंडाशय होता है ये किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। अब अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी? अंड जनन। और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुक्र जनन। तो ये अंडाणु तो है मादा युग्मक और शुक्राणु है नर युग्मक। ठीक है ना। अब ये दोनों युग्मक बन गए तो इसके बाद इनका क्या हो जाएगा? निषेचन। अब ये अंडाणु तो यहाँ गया
अंडवाहिनी में, और यहाँ से निषेचन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु इसके अंदर छोड़ दिए जाएंगे। अब शुक्राणु यहाँ से तैरकर गति करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी में इन दोनों का आपस में संयुग्मन होगा। यहाँ पर शुक्राणु आ जाएगा, ये शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या कर लेगा? संयुग्मन कर लेगा। संयुग्मन कर लेगा तो युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, और युग्मनज के निर्माण की ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसी एकल संरचना बन जाएगी, इस तरह की एकल संरचना बन गई, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल चुके हैं। अब ये जो एकल संरचना बनी है, इस एकल संरचना को बोल रहे हैं हम युग्मनज। क्या बोल रहे हैं बेटा? युग्मनज। इस युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंदर इसके अंदर इस तरह की संरचना बन जाती हैं, अनेक, हजारों ऐसी छोटी छोटी सी संरचना इसके अंदर बन जाती हैं, बहुत। तो ये धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता चला जाता है इस तरह से, और बड़ा होता चला जाएगा तो इस तरह की संरचना इसमें बनती चली जाएंगी, और बड़ा हो जाएगा तो और संरचनाएं बन जाएंगी। ठीक है ना। अब इस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? या तो क्या कह रहे हैं हम? कोरक। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा हम? कोरक। ठीक है ना। ये जो कोरक है, ये कोरक इस स्थिति में अभी तक ही कहाँ हूँ? अंडवाहिनी में। ये कोरक जब बन जाएगा तो ये इसमें क्या है? ये विदलन की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? विदलन की प्रक्रिया से इसमें विभाजन होता चला जा रहा है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 का फिर दुगना कर दो, फिर उसका दुगना कर दो, इस तरह से स्क्वायर लगाते हुए ये वृद्धि करती हैं। अब ये जो कोरक होता है ये यहाँ से नीचे की तरफ खिसकेगा। कोरक यहाँ से क्या होगा? नीचे की तरफ खिसकेगा, और ये गर्भाशय की ये जो दीवार है, इस दीवार के इस अंत स्तर पर यहाँ पर कहीं पर जाकर स्थापित हो जाएगा। अब गर्भाशय की जो अंत स्तर है, ये अंत स्तर ही तो है बेटा, ये अंत स्तर की दीवारों में जाकर ये धंस जाएगा इसमें, और इसमें धंस जाएगा तो यहाँ पर ये स्थापित हो गया। ये स्थापित हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण का रोपण बोलते हैं। इसको ये क्या बोलेंगे हम? भ्रूण का रोपण बोलते हैं। अब ये जो भ्रूण होता है इसका रोपण हो गया, और रोपण के पश्चात फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा? विकास करेगा। ठीक है ना। और ये भ्रूण ये विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा तो इस भ्रूण से क्या बन जाएगा? शिशु बन जाएगा। और जब शिशु बन जाएगा और उस शिशु का पूरी तरह से विकास हो जाएगा तो यहाँ पर ये शिशु आ जाएगा, और फिर जब ये कंप्लीट विकसित हो जाएगा तो इसी मार्ग से इसका क्या हो जाएगा? प्रसव हो जाएगा, यानी कि शिशु का जन्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलोगे आप? प्रसव। तो ये मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रजनन की अवस्थाएं होती हैं 4, जो मैंने आपको अभी नोट कराई हैं। तो आप सभी प्रजनन की अवस्थाओं को नोट करेंगे, ठीक है ना, और उनको स्टेप बाय स्टेप आराम से हम समझ सकते हैं, और हमारे ईजी वे में ये ध्यान रह सकते हैं। तो आज आपने देखा है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के अंग और उसका नामांकित चित्र, और इसके साथ साथ आपने पढ़ा है कि मनुष्य के अंदर प्रसव की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था कौन सी थी? युग्मक जनन। दूसरी अवस्था कौन सी थी? निषेचन। तीसरी अवस्था कौन सी थी? विदलन और भ्रूण का रोपण। और चौथी अवस्था कौन सी है? प्रसव। ठीक है ना। तो ये आज आपने पढ़ा है, तो आप इनको ध्यान से देखो और इनको नोट करो। ठीक है।